अभी हमने ऊपर देखा भोपाल त्रासदी के बारे में। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे हम एक और दुर्घटना जो कि चीन में हुई थी। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगचिंग चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आँखों, त्वचा, फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत अधिक हानिकारक होती है और उसका जो प्रभाव होता है वो जिस समय काल में जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उसके शरीर को प्रभावित तो करता ही है, लेकिन आने वाली कई जो पीढ़ियां होती हैं उन्हें भी प्रभावित करता है। आगे देखिए, इसके विभिन्न प्रकार के ऐसे जोखिम हैं जो कि ऐसे उद्योग स्थान पर जहाँ पे जहरीली गैसों का विस्फोट होता है एक तरीके से, तो उसके कुछ जो जोखिम होते हैं उसको कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जैसा कि सबसे पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो कारखाना और जो उद्योग का निर्माण हुआ है वे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ना होकर ये थोड़ा सा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ का जो काफ़ी जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या की आबादी कम हो और वहाँ का जो स्थान हो काफ़ी खुला हो। ठीक है, आगे देखिए, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभाव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। और अगर ये जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो कारखाने अथवा उद्योग है उसके आसपास बिल्कुल भी जनसंख्या ना रहती हो या कोई आबादी ना रहती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो भी उद्योग हैं जनसंख्या के अंतर्गत या बस्ती या शहरों के अंतर्गत खोले जा रहे हैं तो उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ से जागरूक कराना चाहिए कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है या हो भविष्य में कभी, तो इसके लिए उन्हें पहले से प्रशिक्षण देना, पहले से उनको तैयार करना। आग को चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अगर मान लीजिए कोई वैसी दुर्घटना हो गई जैसे कहीं पे आग लग गई तो उसकी चेतावनी के लिए बहुत से जो कर्फ्यू लगाए जाते हैं उन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसको अगर किसी कारणवश वो बहुत तेज़ी से प्रज्वलित भी हो जाती है या फिर वो बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो उसको बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी क्रम में आगे, विषैले पदार्थों के भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी विषैले पदार्थ हैं हम जानते हैं जिस भी गैस जो है या फिर किसी भी रूप में पदार्थ हो, जैसे पेट्रोल हो गया या फिर बहुत सी ऐसी हमने ऊपर गैसें देखी जैसे मीथेन गैसें हो गई, तो ये सब जो होती हैं
इनको कम मात्रा में रखना चाहिए, क्योंकि पता है कि उसका जो भी अगर दुर्घटना अगर उसके माध्यम से कोई घटेगी तो बहुत अधिक हानि होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि उसका भंडारण बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उसी के अनुसार। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उत्पन्न किया जाना चाहिए, अर्थात जो भी उद्योगों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो इन सभी के संरक्षण को मद्देनज़र रखते हुए इनकी व्यवस्था के अनुसार उद्योगों को निर्मित किया जाना चाहिए। आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या कहते हैं, क्या आप जानते हो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और सत्कार एवं ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो ये जो उद्योग विभिन्न प्रकार के लगातार जैसे जैसे आधुनिकीकरण है ये बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे इसी प्रक्रिया को कहा गया है सनराइज उद्योग। जैसे सनराइज होता है, सूरज का उदय होता है, लेकिन ये ही बात उद्योग के बारे में कहा गया है कि सनराइज उद्योगों का एक तरीके से आविष्कार बढ़ता जा रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ। और इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि सम्मिलित होती हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी। आजकल जो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी है वे इसमें बहुत अधिक इसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य लाभ भी इसके लिए इसी उद्योग के अंतर्गत आता है। जो सरकार है वो विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो हम देश के नागरिक हैं उनके लिए बनाती है। तो ये सब उसके अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो भी ज्ञान से संबंधित उद्योग भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ज्ञान से संबंधित उद्योग कौन से हो गए, जैसे कि जो चाहे वो विजिबल हो चाहे अनविजिबल हो, मतलब कहने का अर्थ ये है या तो फिर तुम्हें एक ठोस रूप से प्राप्त हो, जैसे कि वो किताबें हो गई, मैगज़ीन हो गए और न्यूज़पेपर हो गए, और इनविजिबल में जैसे कि जो मेल हो गए हमारे एक सॉफ्टवेयर वे में हमें प्राप्त है, ई बुक हो गई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई। तो इन सब ये सब क्या है, ये सब एक सनराइज उद्योग के उदाहरण हैं। आगे देखिए एक ये शब्दावली की बात कर रहा है प्रगलन। अभी ये प्रक्रिया आएगी जब हम लोह इस्पात में पढ़ेंगे, इस प्रगलन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका अर्थ अभी से समझ लेते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो धातु होती है उसे जब खनन के माध्यम से इस्पात निकलता है तो एकदम वो शुद्ध लोहा नहीं निकलता, उसको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके शुद्ध लोहे की प्राप्ति होती है। तो वो इस प्रक्रिया में प्रगलन की प्रक्रिया आती है। ये वही बात है कि जैसे कि धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा प्रगलन बिंदु से अधिक तापमान पर निष्कर्षण करना, कि उनका जो भी तापमान है, मतलब जितने तापमान पे वो गलता है या फिर पिघलता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो जो भी उद्योग है उसको अलग किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो होती है प्रगलन की प्रक्रिया। आगे देखिए मुख्य उद्योगों का वितरण। हमने ऊपर बहुत से उद्योग अभी देख लिए और अब प्रमुख जो उद्योग हैं उसका जो वितरण है वो देखते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग
बहुत अधिक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। तो जो लौह इस्पात है ये सबसे मुख्य उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और जो सूती वस्त्र निर्माण है, ये जो प्रमुख ये जो दो उद्योग हैं वो तो प्राचीन काल से लगातार चलते आ रहे हैं, लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण हुआ है और ये अभी का हाल ही का नया उद्योग है। इसके अंतर्गत हम तीनों चीज़ों को समझेंगे। देखिए, वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। तो जो लौह इस्पातित देश हैं उसकी बात की जा रही है। उसके अंतर्गत कौन कौन से देशों को गिना जाता है, जैसा कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। ये मुख्य महत्वपूर्ण लौह इस्पातक उद्योग यहाँ पर इन देशों में अधिकांश रूप से देखने को मिलते हैं। हालांकि अन्य देशों में भी मिलते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से इन स्थानों पर अधिकांश देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। आगे देखिए, वस्त्र उद्योग की बात की गई है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी, तो वस्त्र उद्योगों को देख लीजिए। सर्वप्रथम इसमें भारत का नाम आता है। प्राचीन काल से भारत अपने सूती वस्त्र के लिए प्रख्यात रहा है। और हमने देखा था जब प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके कुछ थोड़े और लंबे समय बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सूती वस्त्रों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो वहाँ से क्या होता था, वहाँ से बड़ी बड़ी लिस्ट आती थी तैयार होकर कि जो भी कपड़े जो होते थे, जो वो विभिन्न प्रकार से वे निर्मित होते थे। तो जो सूती वस्त्र हो गए, तो उसमें जो भी और भी वस्त्र होते थे, जैसे कि सिल्कन हो गया, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रेशेदार वस्त्र हो गए। तो इन सब पर कढ़ाई बुनाई की जाती थी। कुछ छीट वाले वस्त्र हो गए, तो छीट वाले वस्त्र जो होते थे वो बहुत अधिक प्रचलित में थे। और भी बहुत से ऐसे वस्त्र थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मतलब ख्याति प्राप्त थी। और इन सब की प्राप्ति के लिए जो इंग्लैंड था, वहाँ से जो कपड़े जो होते थे उनकी जो सूचियाँ होती थी, बहुत लंबी सूची तैयार होके आती थी। और वो भी कब आती थी, जब कपड़ों की आवश्यकता होती थी उससे 2-3 वर्ष पहले ही आती थी। क्यों? क्योंकि जब इतने सारे वस्त्र चाहिए होंगे, हर वस्त्र के वैरायटी लिखी रहते हैं, हर वस्त्र का थान लिखा रहता है, कितना थान में कितना चाहिए और कौन से जो किस्म का कपड़ा चाहिए, तो सब लिखा रहता है। और ये सब जो इंग्लैंड से भेजा जाता था, वो जब भी वस्त्र चाहिए उससे 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले ये वस्त्रों की वैरायटी के ऊपर निर्भर करता था। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हम सूचना प्रौद्योगिकी को देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य जो केंद्र है वे क्या है, वे कौन सा स्थान है? मुख्य तौर पर जो कैलिफोर्निया है, इसका सिलिकॉन घाटी, कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन घाटी है, और साथ ही साथ भारत और बेंगलुरु और भारत और कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत ये जो सूचना जो प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत इन स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए, लौह इस्पात उद्योग, अभी हमने इन 3 चीज़ों को ऊपर देखा। अब
इनके बारे में बारीकी से जानेंगे। पहला है हमने देख लिया लौह इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रोग्राम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह और अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। कहने का अर्थ ये है कि जो इस्पात है इसका भी जो लौह इस्पात है इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अन्य स्थानों पर जैसे उद्योगों के लिए पूंजी लगाई जाती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उसमें निवेश भी किया जाता है और को जो भी जैसे कि अन्य उद्योगों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है और पूंजी की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के ऐसी जो भी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होता है, ठीक उसी प्रकार लौह अयस्क के अंतर्गत भी होता है। इसमें भी कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है और इसके अंतर्गत क्या होता है, जब लौह अयस्क जो भी प्राप्त होते हैं, जो भी इस्पात होते हैं, इनका जब प्रगलन किया जाता है इसमें कोयले की आवश्यकता होती है। तो यही प्रक्रिया इसके अंतर्गत आ रही है। आगे देखिए, आगे ये कहता है कि लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, यहाँ यह प्रगलित होती है और इसके बाद यह परिपोषित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा। अभी आगे हम इससे देखेंगे। देखिए, ये जो अभी देखा कि जो लौह इस्पात है उसके अंतर्गत क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। हमने उसमें देखा कि जैसे कि कच्चे माल में जैसे कि लौह वो कोयला हो गया और विभिन्न प्रकार के उसमें चूना पत्थर की भी आवश्यकता पड़ती है और भी कई चीज़ों की। तो इसमें क्या होता है, जब लौह अयस्क का उद्योग होता है तो उसके अंतर्गत सबसे पहले जो लौह अयस्क होता है उसे भट्टी में डाला जाता है और भट्टी में डालने के बाद उसमें कोयले झोंके जाते हैं। उसमें मतलब कोयले एक तरीके से उसमें डाले जाते हैं और बहुत उसमें जो भट्टियाँ होती हैं उसमें हवाएं की जाती है कि मतलब वो जो कोयला है वे प्रज्वलित रहे, तो उस माध्यम से उसका प्रगलन की प्रक्रिया होती है। और जब वो इस रूप से जब वो गल जाता है, जब प्रगलित हो जाता है, तो इससे एक तरीके से उसमें कोई भी आकार दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी जो इस्पात है, जो अयस्क है, अयस्क मतलब लोहा जो भी है वो गल जाएगा, तो जल गल जाएगा तो उसका जो रूप होगा वो तरल हो जाएगा। जब तरल हो जाएगा तो उसको कोई भी आकार देना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमारी लोह तलवार जो हो गई, जो प्राचीन समय में राजा जिससे युद्ध किया करते थे। ठीक है, एक तो ये हो गया और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लोह से बना हुआ कोई मशीन हो गई, बहुत सी मशीनें जो होती हैं तो उनको आकार भी कुछ इसी प्रकार से प्राप्त होता है। क्यों? उसको पहले प्रगलित किया जाता है, फिर उसको कोई आकार दिया जाता है और साथ ही साथ जैसे कि उससे तार भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की उसमें कटाई छटाई की जाती है और जो ये तार होते हैं
उसमें उसके अंतर्गत ऐसी, जैसे हम लोहे की अभी बात कर रहे थे, तो अनेक ऐसी और धातुएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और इसी प्रयोग के माध्यम से उसे विभिन्न आकार दिया जाता है। जैसे कि यहाँ तारों की बात की गई है, तो तार जो होते हैं एल्युमिनियम के भी होते हैं, निकल के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं। तो उसका ये एक छोटा सा उदाहरण है। आगे देखिए, जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला कर इसकी मिश्रण धातु बनाई जाती है। मिश्रित धातु को असामान्य कठोरता, दृढ़ एवं जंग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। तो जो लोह प्रगलन के अंतर्गत ये सभी प्रक्रियाएं हमने देखी जो इससे पहले हमने अभी पढ़ी। और क्या किया जाता है, जैसे कि बहुत से ऐसे धातु होते हैं जिसमें कि जंग नहीं लगता, देखते हैं ना हम अक्सर। तो वो किस वजह से, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की जो धातु होती है वो उससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, तांबा हो गया। तो जब इन सबको मिश्रित करके उनका प्रगलन किया जाएगा और उसके माध्यम से कोई भी जो भी वस्तु निर्मित होगी, धातु निर्मित होगी, वो जंग रहित होगी। मतलब उसमें अत्यधिक जल पड़ने के बाद भी उसमें जो भी धातु निर्मित हुई होगी उसमें जंग नहीं लगेगा और वो सुरक्षित रहेगी। कहने का अर्थ ये। आगे देखिए, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। जैसे कि जो रेलवे गाड़ी हो गई, वे ट्रक, ऑटोमोबाइल अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन और सुई जिसका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बने हैं या फिर बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किया जाता है। इस्पात के पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। तो देखिए, अभी हमने मिश्रित धातुओं की बात करी थी, वही ये सभी क्या है, ये सब प्राय एक तरीके से आधुनिक मेरुदंड है। मेरुदंड किसे कहते हैं, जैसे कि एक होती है ना रीढ़ की हड्डी, तो बीच की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इधर जो साइड वाली जो हड्डियाँ होती हैं, वे इन सभी का अस्तित्व इस जो हड्डी से होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से तो यही कहा गया है कि ये जो स्थान दिया गया है ये लोह इस्पात को दिया गया है कि ये जो उद्योग है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। ये मेरुदंड का काम करता है। कौन? ये जो आधुनिक उद्योग के अंतर्गत जो अयस्क या लोह जो प्रगलन की प्रक्रिया है, ये सब बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक मेरुदंड का काम करती हैं। और साथ ही साथ जो भी जिसका भी हम लोग उपभोग करते हैं, जैसे कि बहुत सी वस्तुएं हो गई लोहे से बनी हुई होती हैं, और जैसे कि औजार हो गए, मशीन हो गए, तोप हो गए, रेलगाड़ी हो गई, ट्रेन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। तो यहाँ तक कि जो हम जो सुइयाँ यूज़ करते हैं, सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं, ये सब
जो इस्पात है इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, मुख्य रूप से ये कहना चाहता है। और साथ ही साथ जो तेल कूप हो गए, उसमें से जो भी तेल निकाले जाते हैं वो किसके द्वारा निकाले जाते हैं, वो पाइपलाइन के द्वारा निकाले जाते हैं। जब पाइपलाइन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं तो वो जो पाइपलाइन होती हैं वो किससे बनती है, वो इन्हीं इस्पातों से ही निर्मित होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो भवन की संरचना है, इसके साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की जो भी खनन इस्पात होते हैं, इन सभी में जो आधुनिक जो एक तरीके से जो इस्पात है उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये कुछ यहाँ पे जो कि प्रगलन की प्रक्रिया है यहाँ पे कुछ दर्शाई गई है। झोंका भट्ठी में लौह अयस्क से जो इस्पात तक, देखो लौह अयस्क इस्पात उसे कहते हैं जैसे कि लौह अयस्क मतलब जो भी लौह का तत्व प्राप्त है या फिर जो भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, तो उसको पिघला कर प्रगलन की प्रक्रिया के माध्यम से उसका कोई रूप देना, जैसे उसका कोई या फिर मशीनीकरण करना या कोई धातु का निर्माण करना, तो उसे कहते हैं इस्पात। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इसके अंतर्गत जो भी स्थान पर, अंदर स्थान पर ये जो स्थान रहता है, यहाँ क्या होता है, इसमें प्रगलित लोहा एकत्रित होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हीं स्थानों के अंतर्गत जो ठोस लोहा होता है वे डाला जाता है, तो उसका स्वरूप धीरे धीरे प्रगलन के माध्यम से बदलता रहता है। और ये है जो धातु बल, मतलब उसके अंदर से जो भी जो धातु के लिए आवश्यक नहीं है, जो उसमें मजबूत करने में जो भी बाधा उत्पन्न करता है, तो वो चीज़ें यहाँ से निकलती है। ठीक है, और यहाँ से गर्म वायु निकलती है। क्यों यहाँ से जो ऊपर से उसमें क्या किया जाता है, देखो झोंका भट्टी, ये एक झोंका भट्टी है। लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक, ये जो इसके अंतर्गत है, एक तो कोयला है और साथ ही साथ चूना पत्थर भी है। और एक इसे कहा, ये किस में डलते हैं, ये झोंकना जो भट्टी होती है उसमें डलते हैं। तो वो जब इसमें धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती चली जाती है, तो इस प्रकार से ये जो मशीन है वह कार्य करती है। यहाँ से जो धातु के मल होते हैं, जो उसकी मजबूती के लिए हानिकारक होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो इस माध्यम से, इस रास्ते से यहाँ से उसे निष्कासित कर दिया जाता है और यहाँ से गर्म वायु निकलती है। इसके अंदर जो भी तापमान जब बढ़ेगा तो उसमें से गर्म वायु निकलेगी, वो यहाँ से निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ ये झोंकना भट्टी है। अब आगे देखिए ये क्या कहता है, आगे ये कहता है कि 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे, जहाँ कच्चा माल, धातु आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में ये उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहर और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात समुद्री पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हो गए। इसीलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क जो विदेशों से आयात करना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। सबसे पहले जब 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इन उद्योगों का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता को देखते हुए इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था कि
आसपास वहाँ पे जो क्षेत्र होगा कोयला वाला क्षेत्र हो, मतलब वहाँ से आसानी से कोयला मिल जाए, वहाँ आसपास नहर हो, तो उससे क्या होगा, वो उससे जल मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ रेलवे हो, तो रेलवे के माध्यम से क्या होता है, वो जो सामान का आवागमन आसानी से किया जा सकता है। तो ये प्रारंभ में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ऐसी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत कारखाने लगाए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, 1950 के अंतर्गत आते आते जो लौह उद्योग है और साथ ही साथ जो समुद्र पत्तन है, अब इसका अधिक महत्वपूर्ण बढ़ गया। महत्वपूर्ण इनका स्थान होगा किसका, समुद्रों का। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये मानने लग गए कि जो इस्पात समुद्र जो भी उद्योग है वहाँ पर लगाए जाने चाहिए, समुद्री पत्तन के पास। क्यों, इससे जो व्यापार होगा बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, जो देश विदेश से जो भी आवागमन होगा, जो आयातित वस्तु होंगी, आयातित मतलब जो जिस वस्तुओं का की जो आवश्यकता पड़ेगी वो बाहर देशों से आसानी से मंगाई जाएगी और वो समुद्र के माध्यम से आएगी और वहाँ कारखानों के निकट स्थल पर प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ ऐसी अवस्थाएं थी। तो ये मतलब कहने का अर्थ ये है कि समय के अनुसार इन परिस्थितियों को देखते रहे और उसके अंदर परिवर्तन होता रहा। ये देखिए उसी का ये थोड़ा सा उदाहरण दे रखा है। 1800 ईसा पूर्व के सर्वोत्तम अवस्थित, और ये 1850 से लेकर 1950 तक की अब तक सर्वोत्तम अवस्थित क्या है, ये उद्योग स्थल है। तो इसके अंतर्गत देखिए पहाड़ है, नदियां हैं और कुछ ऐसे स्थल है जो मैदानी स्थान है। और इसके अंतर्गत जो हैं 1850 और 1950 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो ये कारखाने हैं ये बस्तियों में खोले जाने लग गए और साथ ही साथ इसमें मशीनीकरण का उपयोग हो गया। और जो ये जो इसके अंदर के जो भी जो गंदा मैला जल निकलता है वो उसे उसको ये देखिए इस के माध्यम से उसे नदी या जल में जोड़ा जा रहा है, वो गंदे जल को। फिर ये आके ये यहाँ पे समुद्र है। तो कहने का मतलब ये है 1850 वाले में यहाँ समुद्री सीमाएं हैं पास में, जिससे जो जहाज है उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। आगे देखिए ये कहते हैं आगे कि भारत में लौह इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादित केंद्र जैसे कि भिलाई और दुर्गापुर, बरनरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है। ये 4 राज्य में फैले विचार राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और भद्रवती और विजयनगर जो कि कर्नाटक में है, जो और आगे विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और सलेम जो कि तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो इस्पात हैं, जो केंद्र हैं उसके उनके नाम दे रखे हैं। हालांकि विश्व स्तर पे भी है, हमने देखा था ऊपर अभी, और लेकिन भारतीय स्तर पे भी है। उसमें से सबसे प्रमुख राज्य
जो है पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ ही साथ जो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ विजयनगर में और भद्रावती नामक स्थान पर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम नामक स्थान है वहाँ पर है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में समेल जो नामक स्थान है वहाँ पर स्थित है। कुछ औद्योगिक ऐसे जो कि क्या करते हैं, ये लौह इस्पात के अंतर्गत अपना योगदान प्रदान करते हैं, उद्योग हैं लौह इस्पात के। आगे हम पढ़ेंगे जमशेदपुर के बारे में, ठीक है।